गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरि को नमन करके आज का क्लास हमने स्टार्ट किया है. चरक संहिता सूत्र स्थान 15वां अध्याय 15 सबने निकालना है. 15वां अध्याय हमारा चालू है. उसमें हमने श्लोक नंबर 9 तक कल स्टडी किया था. आज हम अगला पाठ देखने वाले हैं. श्लोक नंबर 10 देखिए. उपकल्पनीय अध्याय 15वां अध्याय श्लोक नंबर 10 देखिए. हमने श्लोक नंबर 9 में जो वमन विरेचन के लिए कौन कौन सी साधन सामग्री लगती है इसके बारे में चर्चा की थी. पंचदशवां अध्याय में उपकल्पनीय अध्याय में श्लोक नंबर 3 में हमने सामग्री संकलन की उपयोगिता, श्लोक नंबर 4 में संभारों के संकलन की आवश्यकता में अग्निवेश की क्या आशंका थी, श्लोक नंबर 5 में अग्निवेश की आशंका पर भगवान आत्रेय का समाधान हमने देखा. आगे श्लोक नंबर 6 में आतुरालय और उसकी सामग्री क्या क्या लगती है उसके बारे में हमने देखा. श्लोक नंबर 7 में आतुरालय के कर्मचारी कैसे होने चाहिए, उपकरण कौन से होने चाहिए, इसके बारे में हमने कल स्टडी किया है. उसके बाद श्लोक नंबर 9 हमने कल देखा है. वमन कर्म हमने स्टार्ट किया है. वमन कर्म, तो वमन कर्म सबको पता है. वमन क्या है, वमन की व्याख्या क्या है. तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम तत्वमनम. विरेचन की व्याख्या तत्र दोष हरणम अधोभागम तत्विरेचनम. तो वमन के लिए किस प्रकार तैयार होना है इस श्लोक नंबर 9 में हमने कल देखा है कि स्नेह स्वेदन के बीच उत्पन्न हुए उपद्रव को शांत करने के बाद वमन का पूर्वकर्म स्नेह स्वेदन है. सभी पंचकर्म का पूर्वकर्म स्नेह स्वेदन बताया है. तो स्नेह स्वेदन करने के बाद प्रसन्नचित हो देखकर उसका अन्न ठीक से पच गया है. श्लोक नंबर 9 का मैं विस्तार कर रहा हूं. शिर सहित सर्वांग स्नान करना है. शरीर पर चंदन आदि का लेप लगाना है. माला पहन लेना चाहिए. स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करना है. देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्ध, वैद्य का उचित पूजन सत्कार कर लिया है तो ऐसे पुरुष को इष्ट, उत्तम नक्षत्र, तिथि, करण और मुहूर्त में ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर उनके द्वारा आशीर्वचनों से अभिमंत्रित मदन फल के कषाय की एक मात्रा मधु, मुलहटी, सेंधा नमक और राब मिलाकर पीने को देवे. आचार्य चरकाचार्य श्लोक नंबर 9 में कहते हैं, अंडरलाइन करो, मधु मधु का सैंधव खाने तो उपहिताम मदन फल कषाय मात्रम पायेत. मदन फल वमन कर्म में सर्वश्रेष्ठ बताया है. इसका एक उदाहरण ऐसा है कि मदन फल श्रेष्ठ क्यों बताया है. तो मदन फल के बारे में ऐसा कहते हैं कि अनपायित्वात, अनपायित्वात यानी कोई बाधा न होकर मदन फल वमन कर देता है. इसलिए
वमन कर्म में मदन फल सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो मदन फल कषाय की मात्रा श्लोक नंबर 10 में देखिए। अभी विस्तार से वर्णन इसका सिद्धि स्थान, कल्प स्थान में है वमन कर्म का। यहाँ जो सूत्र स्थान में शॉर्ट में दिया है, जो भी कुछ दिया है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। श्लोक नंबर 10, मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणम तु खलु सर्व संशोधनम मात्रा प्रमाणानि च प्रतिपुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति यावद्धि यस्य संशोधनम पीतम वैकारिक दोष हरणाय उपपद्यते न च अति योगा अयोगायत तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। मदन फल के कषाय की मात्रा का प्रमाण तथा सभी संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुष के बल और कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। जितनी मात्रा में संशोधन द्रव्य लेने पर दोषों को निकाल दे और अतियोग अयोग न हो, उस व्यक्ति के लिए उतनी ही मात्रा उचित जाननी चाहिए। मदन फल के कषाय की या अन्य संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण है। अभी हमें सबको पता है, हम जो परीक्षण करते हैं, त्रिविध परीक्षण, अष्टविध परीक्षण, दशविध परीक्षण, लेकिन उसके साथ साथ वमन देना है, विरेचन देना है, इसलिए कोष्ठ परीक्षण जरूरी है। जो कोष्ठ के प्रकार बताया है, 4 प्रकार के कोष्ठ है। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्य साते समेर अपि। वात का क्रूर कोष्ठ है, पित्त का मृदु कोष्ठ है, कफ का मध्यम कोष्ठ है और समदोषों का सम कोष्ठ बताया है। और इस कोष्ठ के प्रकार के अनुसार उनका कोष्ठ कैसा है उसी तरह हमें योग देना है, वमन योग हो और या विरेचन योग हो। नाइस्टोनो है, इसमें सिर्फ बताया कि बल और कोष्ठ के आधार पर उसकी मात्रा अलग अलग होती है और मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि वमन का अयोग न हो या वमन का अतियोग न हो, विरेचन का अयोग न हो या अतियोग न हो। श्लोक नंबर आगे के देखो, वमन कर्म की मुख्य विधि बताई है। यह सब शॉर्ट में बताया है सूत्र स्थान में, सभी विस्तार से आपको सिद्धि स्थान कल्प स्थान में मिलेगा। तो देखिए क्या दिया है। पित्तवंतम तो खल्वेनम मुहूर्तम अनुकांक्षेत तस्य यदा जानियात स्वेद प्रादुर्भावेन दोषम प्रविलयनम अपद्यमानम लोम हर्षेन च स्थानेभ्य प्रचलितम कुक्षि समाधमापनेन च कुक्षिम अनुगतम रुल्लासास्य श्रवणाभ्यम अपि च ऊर्ध्वमुखी भूतम अथास्मे जानु सम संबांधम सुप्रयुक्तास्तरोत्तर प्रच्छदोपधानम सोपाश्रयम आसनम उपवेष्टुम प्रेक्षेत। अभी हमें वमन कर्म की मुख्य विधि पता है। इसमें हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म करते हैं। पूर्व कर्म के पॉइंट्स हमें सब पता है, संभार संग्रह होता है। हमें जो वमन कर्म के लिए लगने वाला है, स्नेह स्वेदन के बाद जो हम 7 दिन स्नेहपान करते हैं, 1 दिन स्नेह विराम होता है। स्नेह विराम उस दिन स्नेह नहीं लेना होता है, उस दिन स्नेह स्वेदन हम करते हैं और 7 दिन स्नेहपान, 8वें दिन स्नेह विराम, 9वें दिन वमन हम करते हैं। तो वमन के समय सुबह वमन करना होता है, कफ काल के समय। उसकी विधि में संभार संग्रह में क्या चाहिए, जो कि हमें स्नेह स्वेदन करने के बाद वमन के लिए जो हमें मदन फल बताया है वही औषध चाहिए, बराबर है। उसके बाद इष्टमधु फांड भी हमें हमारा चाहिए। तो जो भी हम करने वाले इसके बारे में शॉर्ट में क्या दिया है देखो। वमन कर्म की मुख्य विधि में औषध पी लेने के बाद घड़ी भर प्रतीक्षा करे। अब यहाँ एक एमसीक्यू ऐसा है कि वमन का योग सेवन करने के लिए देने के बाद हमने मदन फल योग सेवन करने के लिए दिया तो 1 मुहूर्त रुकना है। 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट बताया है पहला एमसीक्यू आपका। वमन योग देने के बाद वमन के वेग आने तक कब तक रुकना है, तो 1 मुहूर्त अंडरलाइन करो। पितवंतम तो खलवेनम मुहूर्तम अनुकांक्षेत। औषध पी लेने के बाद घड़ी भर प्रतीक्षा करे। जब देखे कि उसे पसीना आने लगा है और फिर पसीना देखकर यह समझे कि दोष पिघल रहा है। अभी इसमें 4 लक्षण दिखते हैं जब हम वमन योग सेवन
करने के लिए पेशेंट को देते हैं। 4 लक्षण कौन से देखते? पहला होता है स्वेद प्रादुर्भाव। तो स्वेद प्रादुर्भावेन दोषम प्रविलयम आपद्यमानम। तो पहले अंडरलाइन करो, वमन योग सेवन करने के बाद 4 लक्षण कौन से दिखते? पहला है स्वेद प्रादुर्भावेन, सेकंड है लोम हर्षेन, थर्ड है कुक्षिम साधमापनेन, और लास्ट रुल्लास। तो यह पहला लक्षण है वमन योग सेवन करने के बाद स्वेद प्रादुर्भाव, सेकंड है लोम हर्ष, थर्ड है आदमान, कुक्ष आदमान, और फोर्थ है रुल्लास। अब ये 4 लक्षण के बाद 4 कारण है। कौन से 4 कारण है? देखिए, स्वेद प्रादुर्भावेन दोषम प्रविलयनम आपद्यमानम। जब देखे कि उसे पसीना आने लगा है और पसीना देखकर यह समझे कि दोष पिघल रहा है, यानी स्वेद प्रादुर्भावेन, यानी जो जहां जहां दोष है हमारे शरीर में, वहां से दोष पिघल रहे हैं, विलयन चालू हो रहा है, बाहर जाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोषम प्रविलयम आपद्यमानम। एग्जाम में प्रश्न आता है कि दोष प्रविलयम आपद्यमानम ये कौन सा लक्षण है? तो समझ में आना चाहिए स्वेद प्रादुर्भाव। तो वमन विधि में वमनार्थ मदन फल कषाय मात्रा हमने देखी, प्रति पुरुष अपेक्षितव्यानि भवन्ति। पुरुष के अनुसार, उसके कोष्ठ के अनुसार, बल के अनुसार देना है, और वैकारिक दोष हर करने वाली ऐसी औषध हमें देनी है। वमन विधि का हमने कषायपान पश्चात प्रतीक्षा देखी, एक मुहूर्त देखा है, और उसके बाद हम लक्षण देख रहे 4, स्वेद प्रादुर्भाव, लोम हर्ष, कुक्षी आदमान और रुल्लास। तो जब स्वेद प्रादुर्भाव होता है वमन योग सेवन करने के बाद, जब स्वेद प्रादुर्भाव होता है तभी समझ लेना है कि दोष प्रविलयन हो रहे हैं। और देसाई अपना माइक म्यूट करो, देसाई अपना माइक म्यूट करो। जब वमन जब हम योग सेवन करने के लिए देते हैं तो पहला लक्षण देते हैं स्वेद प्रादुर्भाव, यानी दोष प्रविलयन आपद्यमान, यह अनुमान करना है। सेकंड है लोम हर्ष, लोम हर्षेन च स्थानभ्य प्रचलितम। लोम हर्ष से क्या जानेंगे? शरीर में रोमांच होने लगे तो यह जाने की दोष अपने स्थान से चल दिया है। जो दोष हमारे शरीर में शाखागत दोष है, पहला स्वेद प्रादुर्भाव हमने देखा तो दोष विलयन हो रहे हैं। सेकंड लोम हर्ष, उन्होंने अपना स्थान छोड़ा है। स्थानभ्य प्रचलित, अंडरलाइन करो, एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लोम हर्ष स्थानभ्य प्रचलित, शरीर में रोमांच होने लगे तो यह जाने कि दोष अपने स्थान से चल दिया है। थर्ड कुक्षी आदमान, जब उसके उदर में आदमान हो तो समझे कि दोष उदर में आ गया है। अभी पहला श्वेत प्रादुर्भाव विलयन हो रहे थे, सेकंड लोम हर्ष, उन्होंने स्थान छोड़ा था। जो वात का स्थान है, पित्त का स्थान है, कफ का स्थान है, जो शाखागत जो व्याधि हुआ है, शाखागत जो कुछ दोष है, धातुगत चिपके हुए जो दोष है, उन सभी कहा आ रहे कोष्ठ में आ रहे, कुक्षी अधमान, कुक्षिम अनुगत। और लास्ट है रुल्लास, जब जी मचलना लगे, जब जी मिचलना लगे और मुंह से पानी छूटने लगे तो समझे कि दोष ऊर्ध्वमुख हो गया है। रुल्लास अस्य श्रवणाभ्यम अपि च ऊर्ध्वम मुखी भूतम। रुल्लास का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वमुखी भूतम। स्वेद प्रादुर्भाव दोष विलयन, लोम हर्ष स्थानभ्य प्रचलित, स्थान छोड़ दिया है दोषों में। थर्ड कुक्षी आत्मान, कुक्षी में सब दोष आए हैं। और लास्ट रुल्लास, अभी वमन होने वाला है, रुल्लास होने लगता है, ऊर्ध्वमुखी भूतम, दोष ऊर्ध्वमुख मुख में आए हैं। ऐसे 4 लक्षण स्नेह स्वेदन के बाद, वमन योग देने के बाद दिखते हैं, और उसी टाइम हम वमनोपग
एसटी मधुफान पीने के लिए पेशेंट को देते हैं। तो उसी टाइम हम 5 लीटर काढ़ा पेशेंट के अनुसार पीने के लिए देते हैं, एसटी मधुफान देते हैं। वमनोपक जो वमन के लिए सहायता करता है उसे वमनोपक कहते हैं, वमनोपक द्रव्य कहते हैं। उसके बाद हम वेगिक की, मानिक की, लैंगिक की, आंतरिक की परीक्षा करते हैं। तो 4 परीक्षा बताइए। तो यही आपको समझ में आया। और लास्ट में बताया है कि अथास में जानु सम संबंधान संबंधम सुप्रयुक्ता स्तरणोत्तर प्रच्छदोपधानम सोपाश्रयम आसनम उपवेष्टुम परेक्षित। तब उस व्यक्ति को जानो जितनी ऊंचाई की चौकी या चारपाई पर सुंदर गद्दा एवं चादर बिछाकर तकिया और मसनद लगा दे और रोगी को उस पर बैठने को कहे। तो वमन टेबल होता है तो रचना उसी तरह करनी है। उसमें बताया कि जानो सम संबंधम, अंडरलाइन करो, जानो जितनी ऊंचाई है चौकिया चारपाई पर सुंदर गद्दा तो चादर बिछाकर तकिया और मसनद लगा दे और रोगी को उस पर बैठने को। इसमें इंपॉर्टेंट 4 ही लक्षण है: श्वेत प्रादुर्भाव, लोमहर्ष, कुक्षाधमान, रुल्लास। रुल्लास होने के बाद दोष कहाँ होते हैं ऐसा प्रश्न होता है, ऊर्ध्वमुखी भूतम। कुक्षी आधमान है, दोष कहाँ है, कुक्षिम अनुगत। लोमहर्ष है तो दोष कहाँ है, स्थानेभ्य प्रचलित। और स्वेद प्रादुर्भाव है तो दोष प्रविलयम आपद्यमान। ये 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने। श्लोक नंबर 11 देखिए। प्रतिग्रहाश्च से उपचारेत ललाट प्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभि प्रपीडने पृष्ठोन्मर्दने चानपत्रपनिया सुर्दो अनुमताः प्रियतेरन। अभी यहाँ वमन कर्म भी वे स्टार्ट हुए हैं और हम वमन कर्म में क्या करना है उस टाइम, इसके बारे में सुंदर वर्णन आचार्य चरकाचार्य ने किया है। घुटने बराबर ऊंचे आसन पर रोगी के बैठने के पश्चात, घुटने बराबर उच्च आसन पर रोगी के बैठने के पश्चात उसके सामने पिक्कदान रख कर ऐसे मित्र वर्ग के लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जो रोगी को पकड़कर सहारा दे सके, जो रोगी के ललाट यानी सिर एवं पार्श्वों को पकड़े रहे, नाभि दबावे, पीठ को नीचे से ऊपर की ओर मर्दन कर सके और जो इस कार्य को करने में लज्जा या संकोच न करते हो तथा सहमत हो, ऐसे ही सहयोगी चाहिए। उसने सिंपल बताया, प्रोसेस बताइए। जब वेग स्टार्ट होते हैं तभी क्या हम करते हैं, यहाँ एक हाथ लगाते, एक हाथ इधर होना चाहिए पेशेंट को, अपना हाथ पेशेंट के सिर के ऊपर कपाल प्रदेश में, और सेकंड हाथ जो होता है पार्श्व प्रदेश से क्या करना है, नीचे से ऊपर, क्योंकि वेग आने चाहिए। और वहां बताया कि नाभि को भी यहाँ नाभि प्रपीडने, नाभि के यहाँ भी हमें क्या करना है, दबाने का काम करना है, नाभि दबावे ऐसा कहा है। तो वमन होते समय एक हाथ हमारे कपाल प्रदेश में होना चाहिए, एक हाथ पार्श्व प्रदेश से नीचे से ऊपर उनको करना है, और सेकंड जो कोई सहयोगी है उन्होंने पेट को एक थोड़ा सा आधार देना है। इससे क्या हो जाएगा, वो अच्छे तरह से वमन करेगा। यह नाइस टू नो है सभी। सिर्फ प्रक्रिया बताइए कि ललाट प्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभि प्रपीडने पृष्ठोन्मर्दने चानपत्र परिया सुहृदो अनुमता प्रिय प्रिय तेरन। इस तरह रोगी को सहारा देना है, रोगी के ललाट एवं पार्श्व को पकड़े रहना है, नाभि को दबावे, पीठ को नीचे से ऊपर की ओर मर्दन कर सके और इस कार्य को करने में लज्जा या संकोच न करते हो, ऐसे ही सहयोगी चाहिए। इसका वर्णन किया है। श्लोक नंबर 12 देखिए। वमन प्रवर्तनार्थ रोगी को उपदेश किया है। अभी जो रुग्ण है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में देखिए। श्लोक नंबर 12।
वमन प्रवर्तनार्थ रोगी को उपदेश, अथेनम अनुशिष्यात विवृत ओष्ठ तालुकंठो न अतिमहता व्यायामेन वेगान उदीर्णाम उदीरयन किंचिद किंचिद वनम किंचिद वनम्य ग्रीवाम ऊर्ध्वम शरीरम उपवेगम प्रवृत्तान प्रवर्तयन सुपरिलिखितम लिखितनाख्याभ्यम अंगुलीभ्याम उत्पल कुमुद सौगंधिक नालिर्वा कंठम अविस्पृशन सुखम प्रवर्तयस्वेति स तथा विधम कुर्यात् तत्वस्य वेगान प्रतिग्रह गतान वेक्षितो वा वहित वेग विशेष दर्शनादि कुशलो योग अयोगाति योगा विशेषानुपलभेत वेग विशेष दर्शी पुनः कृत्यम यथारम अवबुद्धेत लक्षणेन तस्माद् वेगान वेक्षतावहित। वमन द्रव्य पिलाकर तथा आसन पर बैठाकर तब वैद्य रोगी को निर्देश दे कि ओठ, तालू और गला खोलकर बहुत अधिक ताकत न लगाते हुए उठते वेगों को और ऊपर प्रवृत्त कराते हुए वेग आने के साथ गर्दन तथा शरीर के ऊपरी भाग को कुछ झुकाकर न उत्पन्न हुए वेगों को भी उत्पन्न करते हुए अच्छी तरह नख जिनके काट दिए गए हो ऐसी 2 अंगुलियों के साथ अथवा नील कमल या कुमुद या सौगंधिक कमल के डंठल से कंठ के भीतर स्पर्श कराते हुए वमन कर डालिए। रोगी वैद्य के आदेशानुसार वैसा ही करे। तब वैद्य उसके पिकदान या वमन करने के पात्र में गिरे वमन को सावधान होकर देखे। विशेष वेगों को देखकर ही कुशल वैद्य योग, अयोग और अतियोग को जान सकता है। विशेष वेगों को देखने वाला वैद्य लक्षण से ही यथा योग्य कर्तव्य का ज्ञान कर लेगा। इसलिए वैद्य को सावधान होकर वेगों को देखना चाहिए। अभी यहां 2-3 इंपॉर्टेंट उपदेश किए हैं वैद्य ने रुग्ण को। सबसे पहले है कि अभी वेग हो रहा है, उसी समय वेग को निश्चित रूप में आने देना चाहिए, लेकिन यह ऐसा बताया कि जब वेग का प्रवर्तन होता नहीं है उसी समय जो हमारे 2 अंगुली है उसको क्या करना है, जिह्वा की ऊपरी रखना है और उससे वेग निकालने, जो अंदर गया हुआ है वो बाहर आने के लिए। तो इसी तरह एक पॉइंट बताया है, 2 अंगुलियों के साथ अथवा नील कमल या कुमुद या सौगंधिक कमल के डंठल से कंठ के भीतर स्पर्श कराते हुए, जैसे हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद जिह्वा क्लीन करते हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, 2 अंगुलियों से कुछ बाहर आ सके। तो वमन के लिए जैसा पित्त कोई निकाल देते हैं, उल्टी करते हैं, तो उसी समय जैसी प्रक्रिया करते हैं वैसी प्रक्रिया जब अंदर द्रव्य है शरीर में और वमन ही नहीं आ रहा है, उसी टाइम ये करेंगे और वो सभी द्रव्य बाहर फेंक देंगे। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम तत् वमनम। और जो अंदर बाहर जो द्रव्य आया है उसका परीक्षण करने के लिए वैद्यों के लिए बताया है कि ये सम्यक योग हो रहा है या अयोग हो रहा है या अतियोग हो रहा है, वो आपको जानना है। जो वमन का सम्यक योग बताया है आचार्य चरकाचार्य ने, कोई बताएगा मुझे? वमन का सम्यक योग क्या है? क्रमात् कफ पित्त मथानलस्य यस्यति सम्यक वमित सहिष्ट रुत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्वा पिच लक्ष्य माने। क्रम से पहले कफ बाहर आता है, क्रमात कफ पित्त, उसके बाद पित्त बाहर आता है, उसके बाद अनिल कहा है। पहले कफ, पित्त और वायु, और पित्तांत वमन बताया है। जब अंत पित्त आता है तो वही सम्यक लक्षण है। अंति की परीक्षा जो बताइए, अंति की परीक्षा पित्तांत वमन है। सबसे पहले क्या आता है, क्रमात् कफ पित्त मथानलस्य यस्यति सम्यक वमित सहिष्ट। सेकंड लाइन में कहते हैं आचार्य, रुत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धो। रुत पार्श्व यानी हृदय की शुद्धि होती है, पार्श्व यानी पृष्ठ प्रदेश,
सभी इंद्रिय की शुद्धि हो जाती है, दोष धातु मल स्रोतस सभी शुद्ध हो जाते हैं। रुत पार्श्व इंद्रिय मार्ग शुद्धो, सभी इंद्रियों के मार्ग जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, तथा लघुत्व अपेक्ष लक्ष्य माने और लघुता लगती है। चरक संहिता में सिद्धि स्थान में पहले अध्याय में ये श्लोक दिया है। चरक संहिता 1 अयोग में क्या बताते हैं, अतियोग में क्या बताते हैं, हम देखेंगे आगे। तो सम्यक योग समझ में आया। 4 प्रकार की परीक्षा करते हैं हम, ये तो बताई मैंने आपको, लैंगिक परीक्षा लक्षण बताया, उसके बाद आंत्य की पित्तांत्य वमन बताया। 2 परीक्षा और है, वेगिकी और मानिकी। वेगिकी परीक्षा में वमन के हीन योग अयोग और अतियोग जो वेग होते हैं, जब 8 वेग होते हैं तो उत्तम प्रवर योग बताया है, उत्तम वमन हो गया। जब 6 वेग होते हैं तब मध्यम बताया है, और 4 वेग होते हैं तो वह हीन योग बताया है। तो अतियोग 8 से ज्यादा, तो सम्यक में 8 6 4, सम्यक योग प्रवर मात्रा उत्तम मात्रा मध्यम मात्रा और हीन जो वेग बताया है 8 6 4, समझ में आया। तो 8 उत्तम है, मध्यम 6 है वेग, और 4 हीन बताए हैं। तो जिसी तरह जितने वेग हुए उसके अनुसार हमें संयोजन क्रम देना होता है। उत्तम वेग हुए तो हम 7 दिन संयोजन क्रम करते हैं, मध्यम वेग हो गए तो 5 दिन करते हैं, और हीन वेग हो गए हम 3 दिन संयोजन क्रम करते हैं। उसके बारे में देखेंगे हम। और जिसके बाद है मानिकी परीक्षा, वेगिकी लैंगिकी अंत के बाद मानिकी भी परीक्षा है। इसमें प्रश्न में बताया है कि उत्तम शुद्धि कब होगी, तो वह बताया है 2 प्रश्न जब जो आता है बाहर द्रव्य उसका मोजमाप करना है। जब 2 प्रश्न है तो उत्तम शुद्धि, 1.5 प्रश्न है तो मध्यम शुद्धि, और 1 प्रश्न है तो हीन शुद्धि। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजी एंट्रेंस के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी। तो अगले श्लोक नंबर 13 में वमन कर्म के अयोग सम्यक योग तथा अतियोग के लक्षण, इसके बारे में चर्चा की है, देखेंगे हम। हमारे पास 8 मिनट है। चलो देखो श्लोक नंबर 13, आप भी पढ़िए। श्लोक नंबर 13, तत्राम तत्रामुन्य योग अयोग अतियोग विशेषज्ञानि भवन्ति तद्यथा अप्रवृत्ति कुतश्चित् केवलस्य वाप्याौषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। काले च प्रवृत्तिर न अति महति व्यथा यथाक्रमम् दोष हरणम स्वयं च अवस्थानमिति योग लक्षणानि भवन्ति। योगेन तु दोष प्रमाण विशेषेण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागोज्ञेय योगाधिक्येन तु फेनिल रक्त चंद्रिकोपगम गमनमित्ता योग लक्षणानि भवन्ति। तत्राति योग योगायोग निमित्त निमान उपद्रवान विद्यात् आत्मानं परिकर्तिका परिस्रावो हृदय उपसरणम अंग ग्रहो जीवादान विभ्रंश स्तंभ क्लमश उपद्रवा। वमन कर्म के अयोग सम्यक योग अतियोग के लक्षण। इस प्रसंग में वमन द्वारा संशोधन काल में अयोग योग और अतियोग के विशेष लक्षण होते हैं। अभी जो अयोग मैंने सम्यक योग आपको बताया, अयोग में क्या है, दुच्छर्दिते स्फोटक कोट कंडु रुतखा अविशुद्धि गुरु गात्रता। एक चरक सिद्धि स्थान पहले अध्याय में श्लोक आया है। दुच्छर्दिते स्फोटक कोट कंडु, जब वमन वेगी नहीं हो रहे अयोग हुआ है तब क्या हो जाएगा शरीर में, एक तो उल्टी नहीं आएगी, स्फोट कोट कंडु हृदय अशुद्ध हो जाएगा, रुत का अविशुद्धि गुरु गात्रता, और गात्र गुरु हो जाते हैं। अतियोग में चरकाचार्य बताते हैं तृणमोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हनिर वमन अतिशत। तो अतियोग हो रहा है, जब 8 वेग होने चाहिए उसके
आगे वेग हो रहे हैं, 10, 12, 20 जो कुछ है अति वेग हो रहे हैं, अति मात्रा में हमने वमन का योग दिया है, परीक्षण न करते हुए आपने कुछ तो व्यापद हो रहा है। अतियोग और अयोग दोनों भी व्यापद में समाये जाते हैं, सिर्फ सम्यक योग इज इंपॉर्टेंट। तृण मोह मूर्छा, तृष्णा मोह मूर्छा, तृण मोह मूर्छा, अनिल कोप निद्रा, वात का प्रकोप होता है, निद्रा हानि होती है, बलादि हानि वमन आते जैसे बल की हानि होती है। और आचार्य वाग्भट कहते मृत्यु जीव शोनितम निर्गमात, वमन करते समय मृत्यु भी आ सकता है, डिहाइड्रेशन होने वाला है, इसलिए वमन देते समय सभी जानकारी अच्छी होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तभी हम अच्छे से वमन कर सकते हैं। इसलिए सम्यक योग अयोग अत्योग हमें पता होना चाहिए। देखो आगे क्या दिया है, वमन के अयोग के लक्षण के बारे में आचार्य चरकाचार्य सूत्र स्थान में 13वें श्लोक में ऐसा कहते हैं, वमन के वेगों का किसी कारणवश बाहर न निकलना अथवा संपूर्ण औषधियों का बाहर निकलना या वमन का प्रतिलोम प्रवृत्त होना या वेगों को रुक कर आना, ये अयोग के लक्षण बताया है। तो यहाँ अयोग के लक्षण जो सिद्धि स्थान में डिटेल दिए हैं उसी तरह नहीं है, लेकिन देख लीजिए। पहला लक्षण है अप्रवृत्ति, अंडरलाइन करो, यानी वमन के वेगों को किसी कारणवश बाहर न निकलना। कुतश्चित केवलस्य व अप्य औषधस्य, सेकंड बताया है या तो संपूर्ण औषधियों का बाहर निकलना, सिर्फ औषधि आया बाहर, लेकिन जो बाहर अंदर जो द्रव्य है जो दोष वो नहीं आए हैं, सिर्फ औषध आया तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है, वो भी अयोग बताया है। और थर्ड बताते हैं अप्रवृत्ति कुतश्चितस्य केवलस्य वाप्य औषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। पहला था अप्रवृत्ति, वेगों का न आना, सेकंड सिर्फ औषधि बाहर आ रहा है, और थर्ड जो औषध आ रहा है विबंध से प्रवर्तन हो रहा है, ये सभी अयोग के लक्षण बताए हैं। सम्यक योग में क्या बताते हैं, देखो काले प्रवृत्तिर न अति महति व्यथा यथाक्रमम दोष हरणम स्वयं च अवस्थानमिति योग लक्षणानि भवन्ति। ठीक समय पर वमन का होने लगना, वेग आते समय अधिक कष्ट न होना, क्रम से यह कफ पित्तर वायु का निकलना, योगेन तो दोषानम प्रमाण विशेषण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागोत्नेय योगाधिक्येन तो क्रम से यह कफ पित्तर वायु का निकलना और वेगों का स्वयं रुक जाना, ये सम्यक योग के लक्षण है। दोष के प्रमाण की भिन्नता से योग को तीक्ष्ण मृदु और मध्यम भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। मैंने बताया आपको दोषों के प्रमाण, उत्तम शुद्धि, मध्यम शुद्धि, हीन शुद्धि। यह सम्यक योग में क्या है, दोष हरणम स्वयं च अवस्थान मिति, और स्वयं चालू होते और स्वयं शांत होते और अच्छे तरह से उत्तम वेग आते हैं, तो वही सम्यक शुद्धि बताइए। इसमें लक्षण बताए नहीं, सिर्फ कंडीशन बताइए कि किसको हम सम्यक कहेंगे, किसको अयोग कहेंगे और किसको अतियोग कहेंगे। इसके बारे में विस्तार से आगे आगे चरकाचार्य ने बताया है। वमन के अतियोग के लक्षण, झागदार रक्त निकलता हो और उसमें चमकती रक्त चंद्रिकाएं दिखती हो, तो इसे वमन का अतियोग जानना चाहिए। यह बताया है फेनिल रक्त चंद्रिका उपगम अति योग लक्षणानि भवन्ति। जब वमन में रक्त दिख रहा है तो अतियोग जानना चाहिए। वमन कर्म के उपद्रव क्या है और आगे का स्टडी हम कल देखेंगे। अभी समय हो चुका है, सुबह 7:30 से 9:30 लेक्चर होगा। थैंक यू।